नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जरा कुछ आंकड़ों पर और कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं अपने मेहमानों के पास जाने से पहले। 2015 में मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत के नाम से एक यमन से भारतीयों को लाने का अभियान शुरू किया था। 4640 भारतीयों को और 41 देशों के 960 नागरिकों को भी भारत ने वहां से निकाला था। फिर जब नेपाल में भूकंप आया तो ऑपरेशन मैत्री के नाम से 2015 में ही नेपाल से 43,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला, वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई। 2016 में सूडान में संघर्ष के दौरान ऑपरेशन संकट मोचन हुआ, जिसमें 300 भारतीयों और कुछ नेपाली नागरिकों को भारत ने वहां से निकाला, दक्षिण सूडान से। 2019 में लीबिया से सीआरपीएफ की टुकड़ी और 500 से ज्यादा भारतीय निकाले गए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना के जरिए 3 देशों मालदीव, ईरान और श्रीलंका से करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। वंदे भारत मिशन 2020 कोविड-19 महामारी में विदेशों में फंसे 67 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 ऑपरेशन, इसमें अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा भारतीय और 110 अफगान सिख वहां से निकाले गए। ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन से 18,000 से ज्यादा भारतीय और 18 देशों के 147 नागरिक निकाले गए। ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान से 3,961 भारतीय, 136 विदेशी निकाले गए। ऑपरेशन दोस्त 2023 तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें भारत ने सहायता पहुंचाई। ऑपरेशन अजय 2023 इजराइल से 1300 से ज्यादा भारतीय और कई विदेशी नागरिक निकाले गए। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। ये जो रिपोर्ट छपी है इसमें बस एक ही फिगर पर मुझे डाउट है, जहां वो 67 लाख की फिगर आई है। 67.5 लाख वंदे भारत मिशन के तहत अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वापस देश में लाया गया। पर ये सारी फिगर सही हैं उसको छोड़ करके। अभी ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ी संख्या में ईरान से भी इजराइल से भी भारतीयों को हम निकाल रहे हैं, वो हमारे अपने देश पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन से भी बहुत सारे छात्र और भारतीय निकाले गए थे पोलैंड के रास्ते। लेकिन सोनिया गांधी को लगता है कि भारत की विदेश नीति फेल है। उनके बेटे को भी ऐसा ही लगता है। उनके हमले चाहे विदेश मंत्री पर हों या अब तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हों, जिन्हें 23 देश अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, ये क्या है, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। और 2-3 और विषय हैं, जरा उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं रोजाना की तरह, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब लखनऊ से और धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार।
वीरेन जी, आपके पास आता हूं। विदेश नीति बहुत खराब है भारत की, संतुलन नहीं रह गया है। और सोनिया गांधी लिखती हैं कि चाहे फिलिस्तीनियों पर अटैक रहा हो, मतलब अटैक तो हमास के ठिकानों पर हो रहा था, उसमें फिलिस्तीनी पिस रहे थे तो ये अलग बात है, लेकिन वो हमास का नाम नहीं लेती हैं, फिलिस्तीनियों का नाम लेती हैं। और फिलिस्तीन का एक बैग बैग टांग करके उनकी बेटी, सांसद बेटी, पार्लियामेंट पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ वो ईरान का पक्ष ले रही हैं, नेतान्याहू का विरोध कर रही हैं, ट्रंप का विरोध कर रही हैं, मोदी की सरकार का विरोध कर रही हैं, और ये ब्लेम कर रही हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें संतुलन नहीं रह गया है। वो केवल वो केवल अपना समर्थन कर रही हैं और ये मानती हैं कि देश की जनता मूर्ख है, उसे इतिहास का कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और जो भी कूड़ा करकट हम परोस देंगे जनता उसको फेस वैल्यू पे 100% मान लेगी। उनको ये नहीं मालूम है कि नेहरू जी के जमाने में और राजीव गांधी के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में भारत के इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, केवल बॉम्बे में कॉन्सुलेट का दफ्तर था। और 1991 में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब ईरान इसराइल की एम्बेसी दिल्ली में खुली है। और सोनिया गांधी के जमाने और राजीव गांधी के पीएम बनने के पहले रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर जो इटली के बगल में वेटिकन है, जिसको अलग देश का दर्जा प्राप्त है, उसकी एम्बेसी भी राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 1985 में दिल्ली में खुली थी। ये भी सोनिया गांधी का योगदान है। वेटिकन का कुल एरिया 50 हेक्टेयर है और दुनिया में उसकी जितनी एम्बेसीज है अगर उनको जोड़ लिया जाए तो वो एरिया 100 हेक्टेयर से ऊपर होगा। तो सोनिया गांधी को ये भी बताना चाहिए था कि भैया वेटिकन की एम्बेसी दिल्ली में खोलने की इतनी क्या जल्दी थी, क्यों चाहती थी कि क्या 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 पूरा देश रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हो जाए, ये देश पूरा ईसाईस्तान हो जाए। तो सोनिया गांधी को जो जो पिछले 35 सालों में जो इतनी तेज दुनिया बदली है और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बदली है उसका उनको आभास नहीं है। उनको ये आभास नहीं है कि भारत के इजराइल से कितने मधुर रिश्ते हैं और हमारा कितना क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन है। भारत ने गाजा में उनका आरोप है कि हमास का समर्थन नहीं किया, लेकिन ईरान इजराइल वॉर में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पूरा जहाज भर के मेडिकल सप्लाईज क्यों जा रही है जेरूशलम और तेल अवीव। बाकायदे उसमें यूएई का और इजराइल का झंडा लगा हुआ है और लखनऊ के शिया हजरत उसे गाली दे रहे हैं कि ये बहुत ही नामाकूल और बहुत ही ये जो है नालायक अरब मुल्क है। सऊदी अरब से जो है मेडिकल सप्लाई जा रही है इजराइल, उसके बारे में क्या क्या सोनिया गांधी सऊदी अरब और यूएई से ज्यादा बड़ी हिमायती है फिलिस्तीनियों की? तो ये सब जो है ये कांग्रेस के जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हो उनके द्वारा इस तरह के संकीर्ण विचार रखना, और ये केवल न केवल कांग्रेस की जो है बहुत ही घटिया सोच को दिखाता है। मुझे तो ये भी लगता है कि जिस व्यक्ति ने उनका ये लेख लिखा है उसको ही जो धरातल पे परिवर्तन आ रहा है उसका उनको एहसास नहीं है, जानकारी नहीं है, और उनको ये भी नहीं मालूम है कि अक्टूबर 7 2023 को हमास के लोगों ने इजराइल में घुस करके 1200 यहूदियों की हत्या की थी और 250 को बंधक बना ले गए थे। अभी भी 20 से लोग बंधक बने हुए हैं, उसमें काफी की मौत भी हो चुकी है। तो हमास का जो इतिहास है ये खुले तौर पर जिहादी और बल्कि मैं कहूंगा ये एक नरभक्षी संगठन है जिसको पैसा मिलता है ईरान से, और जिसको जब बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस समय भी उसको कई बिलियन डॉलर की एड मिली थी। और हमास के लोग कतर में रहते हैं, बाकायदा 5 स्टार होटल में रहते हैं, उनके पास अपने प्राइवेट जेट हैं और उनके एसेट्स करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर के बीच में बताए जाते हैं। हमास की पूरी लीडरशिप को जो है इजराइल की डिफेंस फोर्स ने पिछले 20 महीने में खत्म कर दिया है। तो सोनिया गांधी को ये बताना चाहिए कि अगर वो हमास का समर्थन कर रही हैं तो क्या वो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान से आकर के इंडिया में आतंकवादी हरकतें करते हैं और हिंदुओं की हत्या करते हैं कश्मीर में अन्य स्थानों पर, क्या वो पाकिस्तान की और इन तीनों को पाकिस्तान की आर्मी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई चलाती है,
तो क्या सोनिया गांधी पाकिस्तान की आईएसआई और इन तीनों संगठनों का भी समर्थन करती हैं, या उनका इसके बारे में क्या स्टैंड है? तो ये जो है केवल जो है एक एक शुद्ध जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इशू है, उसमें जानबूझ करके मजहब का एंगल घुसेड़ना और उसको डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो जो अपने देश की राजनीति में एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ उसको भुलाने का प्रयास करना कि उनको शायद मुस्लिम वोट मिल जाए कुछ। और जैसा मैंने कल ही आपको बताया था कि कल कल फ्राइडे था, लखनऊ में शियों की जो आसपी मस्जिद में कल यहाँ पे दुआ हुई, नमाज हुई और अयतुल्ला खुमैनी के और अयतुल्ला खमेनाई के वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लेके लोग आए थे, प्ले कार्ड्स लिए हुए थे और ईरान और इजराइल और अमेरिका के झंडे वगैरह जलाए गए। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की कि जो लखनऊ का ऐशबाग में जो ईदगाह है, वहां पे सुन्नियों की मस्जिद में ईरान के हित में के पक्ष में कोई दुआ नहीं की गई। तो क्या वो चाहती हैं कि जो काम 22 अप्रैल को पहलगाम में जो काम जो एक फर्जी संगठन बनाया था लश्कर तैयबा ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट, क्या तो कि भारत में कम्युनल डिस्टर्बेंस पैदा हो, कम्युनल डिवाइड पैदा हो, कम्युनल टेंशन पैदा हो, क्या सोनिया गांधी वही काम आगे कर जो काम पहलगाम में लश्कर तैयबा नहीं कर पाया, क्या सोनिया गांधी उस अनफिनिश्ड एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं? तो इस समय जो है यहाँ पे ना, और एक बात, बहुत बुनियादी बात जो है, मूल बात जो सबको जाननी चाहिए और डिप्लोमेटिक वर्ड में लोग जानते ही हैं कि सबसे सुप्रीम होता है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। कोई भी देश दूसरे देश के हित के लिए काम नहीं करता, कोई भी देश, चाहे वो नेपाली क्यों ना हो। तो भारत का जो हित है कि इजराइल और ईरान में जो वॉर हो रही है, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वेस्ट एशिया में जो 1 करोड़ से अधिक जो भारतीय वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े काम कर रहे हैं, भारतीयों का बिलियंस ऑफ डॉलर वहां इन्वेस्टेड है, हजारों की संख्या में भारत के और खासकर यूपी से गए हुए श्रमिक इजराइल में काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहे। और जो भारतीय वेस्ट एशिया में हैं, वो कौन से जाति के हैं, कौन से मजहब के हैं, ये विषय नहीं है। उनकी केवल एक पहचान है कि वो भारतीय नागरिक हैं और भारतीय पासपोर्ट पे वहां काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी को इस पे अपना जो है ध्यान फोकस करना चाहिए था, ना कि संकीर्ण घटिया राजनीति जो चुनाव के समय की जाती है कि इस जाति का वोट मिल जाए, उस मजहब का वोट मिल जाए। तो अब उनको भी राष्ट्रीय राजनीति का भी जो है, मैं तो मानूंगा कि उनको 50 साल का अनुभव है और एज ए पार्लियामेंटेरियन भी उनको लगभग 3 दशक पूरे हो रहे हैं। तो उनका नजरिया कुछ ज्यादा ही ब्रॉड विजन होना चाहिए था, इंक्लूसिव होना चाहिए था और एक बिग पिक्चर पे आधारित होना चाहिए था, जो बड़ी तस्वीर है, ना कि संकीर्ण नैरो पॉलिटिक्स की हमको बिहार में मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, इसलिए जो है फिलिस्तीन का बैग टांग करके लोकसभा घूमे आओ, संसद भवन में, या उनके पक्ष में कोई एक बयान जारी कर दो। तो ये मामला जो इजराइल के बीच में वॉर चल रही है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक ईरान के पक्ष में एक भी इस्लामी देश खुल के नहीं खड़ा हुआ, उनका अफगानिस्तान नहीं खड़ा हुआ, जबकि पाकिस्तान का तो जो आर्मी चीफ है, जो फील्ड मार्शल है सैयद मुनीर, वो तो जाके ईरान को बेच आया। ये जो एयरबेस बलूचिस्तान के आप ले लीजिए और यहाँ से आप ईरान पे अटैक करिए। आप सही है। सोनिया गांधी किस दुनिया में रहती हैं भाई? मैं एक तस्वीर साझा करके धीरेन जी को जोड़ना चाहता हूँ। ये तस्वीर है 2018 की। इसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं 2018 में। और सोनिया गांधी ये निरूपित करने की कोशिश कर रही हैं और पूरी कांग्रेस इसी में लगी हुई है कि जैसे इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चला, जो कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें जैसे भारत जो है वो तो नेतान्याहू के साथ है और फिलिस्तीनियों की कोई चिंता नहीं है, जबकि भारत ने फिलिस्तीन को लगातार मदद भेजी है
लगातार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री की टॉक्स होती रही हैं। यहां तक कि अभी मुझे याद आ रहा है कि किसी सम्मेलन में भी दोनों के बीच में चर्चाएं हुई थी। और यही काम अब ईरान के मामले में सोनिया गांधी रायता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ईरान से हमारे कितने अच्छे रिलेशन हैं इसका ये द्योतक है कि केवल हमारे लिए उन्होंने अपना एयर स्पेस ही नहीं खोला, अपने विमानों से भारतीयों को, भारतीय छात्रों को वहां से दिल्ली तक और भारत तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। धीरेन जी। आप म्यूट हैं जी। सर देखिए, इस तरह के बयान अब आने शुरू होंगे क्योंकि चुनाव शुरू हो गया है और अब बहुत ज्यादा मैं उस बयानों को ये गौर कर रहा हूँ कि वो सिर्फ सोनिया गांधी नहीं आज तो, बल्कि जैसा भट्ट साहब ने अभी बताया भी था कि किस तरह से आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं वो भी, जिनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, उन्होंने भी अखबार के माध्यम से लिखा है। और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। तो मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, दोनों लेख जो हैं एक दिन हो और दोनों की भाषा एक हो, तो ये भी सोचा जा सकता है कि दोनों का जो टारगेट ग्रुप होगा वो भी एक होगा, अगर हम इसको गौर करते हैं। तो ये जो और लेखक भी शायद एक ही रूम में मिले। हो सकता है कि उससे शायद फिर उसको पारिश्रमिक भी उतना ही देना पड़े, 2 का छूट मिलती है। हम लोग भी अक्सर लेते हैं, जब सामान ज्यादा लेते हैं तो भी कोशिश करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह की खुली असहमति कांग्रेस इस वक्त केंद्र की जो विदेश नीति है, मतलब भारत की विदेश नीति हो, केंद्र की क्या है, उसको जिस तरह की ये सहमति जता रहे हैं, आने वाले समय के लिए एक किसी भी राष्ट्र के लिए एक खतरे का संकेत होता है उस वक्त जबकि राष्ट्र एक भाषा में बोलता है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये विरोध हो, लेकिन ये संसद में बात हो सकती है। संसद का सेशन आ रहा है। भारत सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन के जो दो राज्य का सिद्धांत है हम उसके विरोध में हैं, वो उसके पक्ष में है, क्लियर कट पक्ष में है, बल्कि बाकायदा उन्होंने उनको मदद भी दी। और वो ऐसे वक्त में उनका लेख आया है जो मुझे लगता है कि उन्होंने गलत टाइमिंग चुनी है, कि जब पूरी दुनिया के देशों में से यूरोपियन यूनियन ने भी अपने नागरिक निकाले, बाकी देशों ने भी अपने नागरिक निकाले ईरान से, और वो सड़क मार्ग से लेके निकले और बहुत ज्यादा उनको कोई वेटेज नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इरान के अधिकारी अगर ये कहते हैं कि भारत के लोग हमारे अपने लोग हैं, वो जब ये कहते हैं तो उसके बाद आपकी इस आलोचना का मतलब सिर्फ ये रह जाता है कि आप मुंब्रा में या आप किशनगंज में, पूर्णिया में, वहां वोटों के लिए ये गुहार लगा रही है कि देखिए हम देश हित की ऐसी की तैसी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम इस सरकार की आलोचना करने को तैयार हैं, उस सरकार की आलोचना करने के लिए तैयार हैं जिसमें 110 छात्रों में से 90 छात्र कश्मीर के हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। वो दरअसल ये लड़ाई जो है मुस्लिम वोटर्स के लिए और ज्यादा बिछ जाने की है और उनको ये यकीन दिलाने की है कि आपको किसी देश की धारा के साथ चलने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं, आप बस जिहाद पे चलिए, आप बस आतंकी बनाइए। अगर वो मदरसों से निकलते हैं, अगर उनके साथ फिर बाहर कहीं उनके साथ एनकाउंटर हो गया तो हम रोने के लिए बैठे हैं। मतलब वो रो सकती हैं उन आतंकियों के एनकाउंटर पर जिनको जो IM के घोषित आतंकी थे, मतलब उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उनपे कोई शक था, वो उससे पहले गुजरात में उन बम धमाकों को अंजाम दे के यहाँ तक आए थे, उसकी पूरी ट्रेल थी और वो इस देश की अदालतों में साबित हो रही है। उनको सजाए मौत हो रही है, उनको आजीवन कारावास हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए सोनिया गांधी रो सकती है। तो ये लेख शुरुआती है, हो सकता है अभी रोने की खबरें भी आए कि फिलिस्तीन में, गाजा में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उस पर वो कांग्रेसी नेता फक कर रोएंगे। ये इस तरह, क्योंकि वोट की स्थिति ये है कि अगर वहां इस बार भी वो बंटवारा नहीं तोड़ पाए, अगर JDU के साथ जो गठबंधन है और नीतीश कुमार अगर अपना जो उनका चार्म है, जो एक निश्चित वोटों पर है, जो बैलेंसिंग व्हील है, अगर वो नहीं तोड़ पाई कांग्रेस या RJD, तो बिहार से इस बार फिर उनको
बहुत ही मुंह की खानी पड़ेगी और निराशा का मुंह देखना होगा। अगर आप ये करते हैं तो आप इसको ऐसे सोच के चलिए कि ये लगातार एक राज्य में जो राजनीतिक तौर पर जागृत है, जातीय आधार पर जहां पूरी राजनीति होती है, वहां के गणित में आप फेल हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। ये आपको अगले साल जो होने वाले 4 चुनाव हैं, खासतौर से बंगाल में, वहां कांग्रेस को साफ कर देता है। वहां आईएसएफ बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें या फिर टीएमसी के पास है तो आप कहीं नहीं है। और अगर ये स्थिति खराब होती है तो आप केरल में भी कहीं नहीं है। अगर केरल में फिर लेफ्ट की सरकार, बीजेपी अभी वहां इस ताकत में मुझे नहीं दिख रही है कि वो कभी सत्ता में, अभी की वक्त की बात मैं कर रहा हूं, वहां सत्ता में आए, लेकिन अगर वहां लेफ्ट रिपीट करता है, बंगाल में ममता बनर्जी आती हैं, जेडीयू और बीजेपी एनडीए अलायंस अगर बिहार में आता है, तमिलनाडु में कांग्रेस फिडल के तौर पर है, सेकंड फिडल, तो मुझे लगता है ये एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और वो अगले आने वाले चुनाव में अपना विमर्श खो बैठेगी। ये चिंता ज्यादा बड़ी है, चाहे प्रियंका हो, चाहे वो राहुल हो और या फिर श्रीमती सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस यही तीन है। अगर कांग्रेस की मौजूदा समय पर बात करें, क्योंकि उसकी ना नीतियां है, ना उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स है, उसके पास ये तीन चेहरे हैं, जो ये कहते हैं वही नीति है, जो ये कहते हैं वही दिशा है। और यही बात आपने देखा होगा पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में की, उन्होंने तमाम लोगों ने की, और ये उस रास्ते की तरफ जा रहा है जो जब फिलिस्तीन पर कुछ होता था तो जामा मस्जिद से निकलकर बड़े शाही इमाम साहब जुलूस लेकर निकला करते थे और वो फिलिस्तीन पर, तो हम लोग फिलिस्तीन को तब से देख रहे हैं जब से बाकी देश के लोगों के लिए फिलिस्तीन एक बहुत दूर पर बैठा हुआ देश था। हम लोगों ने पीएलओ को जब समर्थन, देखिए हमारा कोई, भारत सरकार का आज तक कोई ऐसा स्टैंड नहीं आता जो इजराइल की ऐसी हिंसा को समर्थन देता हो जो बिल्कुल दिमागी तौर पर बिल्कुल सोच करना की गई। लेकिन हमारा एक बदलाव आया है कि हम जो ये कहते हैं कि हमको इजराइल ने हमेशा 62 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो या फिर 78 में उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के काहुटा को उड़ाने की ऑफर हो, हमको बिना शर्त समर्थन दिया, आतंकी गतिविधियों में हमारे राइट्स को सपोर्ट किया, तो हम उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस रखे हुए हैं। लेकिन हम ईरान के साथ भी एक बहुत बेहतर रिश्ता रखे हुए हैं कि वो सिर्फ हमारे लिए अपनी फ्लाइट ओपन करता है, फ्लाइट एयरफील्ड को, मतलब अपने आसमान को हमारे लिए करता है। तो ये एक बैलेंसिंग है और अगर इसमें बीजेपी का, कांग्रेस का वो आवाज खो जाती है तो मुझे लगता है ये बड़ी चोट होगी। उसी से बचने के लिए इस तरह का लेख एक दिन आता है। उससे पहले आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी वो करती हैं, उससे पहले उनका वो आता है और ये लगातार विदेश नीति पर मुझे लगता है कि आज तक की एक अलिखित सहमति का विरोध है। धीरेन्द्र जी, मैं एक बात जोड़ दूं यहाँ पे, 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत में हमला किया था और वीपी सिंह की सरकार थी, तो यहाँ लखनऊ में कांग्रेस ने महावीर प्रसाद को प्रदेश का अध्यक्ष अपॉइंट किया था और लखनऊ में जितने मुसलमान थे उनका जो 3 व्हीलर जो विक्रम टेम्पो के ऊपर जो होता है डीजल टैंक, उस पर लिखा होता था इराक का पानी। और उस समय एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट जो है सद्दाम हुसैन की, वो जब उनका जुलूस निकल रहा था महावीर प्रसाद का, वो उसको लहरा रहे थे। तो आज से 35 साल पहले भी इसी तरीके से विदेशी प्रतीकों के माध्यम से भारत के मुसलमानों को भरमाने का, उनको बेवकूफ बनाने का, उनको ठगने का कार्यक्रम ऐसे ही चलता था 35 साल पहले भी, जैसे सोनिया गांधी आज चला रही है। धीरेन्द्र जी, आपके पास टाइम है या अभी आप निकलेंगे? आपका माइक म्यूट है जी। मैं अभी आपके पास एक दो सवालों के साथ हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं एक सवाल आपसे और लेता हूँ, आप और उसके बाद फिर भट्ट साहब से हम चर्चा जारी रखेंगे। आज राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर फिर अटैक किया। ये उनका एक ट्वीट है कांग्रेस का, जिसमें इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव से जुड़े वीडियो और तस्वीरों को सिर्फ 45 दिन रखेगा।
इस बीच अगर कोई याचिका दायर ना हुई तो वीडियो और तस्वीरों को डिलीट कर दिया जाएगा। पहले ये नियम था कि 1 साल तक इस डेटा को रखा जाता था ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में लगे हैं। इससे पहले दिसंबर में 24 घंटे में नए नियम बनाकर चुनाव के दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जनता की पहुंच से बाहर की गई थी। अब ये नया नियम लाया गया है जिसमें चुनाव का रिकॉर्ड ही मिटा दिया जाएगा। ये नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आयोग को इसे वापस लेना चाहिए। ये क्या मतदान के 1 दिन बाद ही इसको मिटा दिया जाएगा या 45 दिन का समय दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों को? नंबर 2, ये कैसे लोकतंत्र के खिलाफ है? और नंबर 3, कांग्रेस आखिर कितने बहाने ढूंढेगी अपनी हार पर चादर डालने, मिट्टी डालने के लिए? कितना स्यापा और कर सकती है? और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब सबूत मिटाने पर ही आमादा हो गया है। यानी 45 दिन आपको दिए जा रहे हैं, 1.5 महीना दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उनको मिटाया जा रहा है। देखिए 45 दिन किसी भी मुझे लगता है कि किसी भी दिन के लिए किसी भी प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा दिन होते हैं। अगर आप उस पर ले आए, इस दौरान आप आपत्ति उठाते हैं तो उस पर उसका जांच हो सकती है, उसको रखा भी जा सकता है, फर्दर उस पर बात होगी। लेकिन अगर आपको 45 दिन तक कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, 45 दिन तक आपको कोई आपत्ति नहीं समझ में आई, तो आपको 45 दिन के बाद ऐसा क्या चीज आपके सामने आएगी जिसको आप दिखाना चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शंस तो आपके एजेंट होते हैं, हर पार्टी के एजेंट होते हैं, बाकायदा एक वेल एस्टेब्लिश्ड। लेकिन क्योंकि हर जगह शक अगर आप पैदा कर देंगे, अगर हर जगह हर संस्था पर आप अविश्वास पैदा कर देंगे, तो आपको अपनी हार चुभेगी नहीं। आप अपने लोगों के बीच में जो आप पर यकीन किए हुए हैं, उनको आप ये अपना चेहरा दिखा सकते हैं कि नहीं, हमारी पॉलिसी ठीक है, हमको जनता पसंद कर रही है। और लेकिन आप ये समझिए, ये एक धोखा चल रहा है। आप इस तरह से एक स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं और अपने खिलाफ उठती हुई आवाजों को रोक सकते हैं। और ये पिछले कुछ समय से आपको दिख रहा है कि इस पार्टी में ये चल रहा है, वो लगातार। अच्छा, अगर आप ये बताइए, देश का हर संस्था, हर एक सिस्टम अगर खराब हो गया तो ये किसने पैदा किया? ये सिस्टम क्या होगा? क्या आप इसके खिलाफ कोई अल्टरनेट देना चाहते हैं? आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? आप इसका क्या पैरेलल देंगे? क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक नवीन चावला जैसे लोग, या उससे पहले टीएन शेषन से पहले चुनाव आयुक्तों का नाम भी किसी को याद नहीं होता। अक्सर जो मुझे लगता है कि जो आईएएस और यूपीएससी या एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो सुकुमार सेन से शुरू करते हैं और बाद में टीएन शेषन के बाद के लोगों पर बातचीत करते हैं। क्योंकि उस वक्त के बाद एक चेंज आया और लोगों ने देखा वोट में, और इसके अंदर फिर दोबारा कांग्रेस के समय से जो नवीन आपको याद होगा, जो चावला जिस तरह से अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद से इसमें फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। अभी भी बहुत सारी समस्याएं अक्सर दिखती हैं, लेकिन वो डाटा, वो सवाल, वो कोर्ट, वो तमाम चीजें आपके पास है। जब आपके लिए कोर्ट कुछ कहता है तो आप वाह वाह करने लगते हैं। जैसे ही कोर्ट आपके जो मन मुताबिक फैसला नहीं देता, तो अचानक कोर्ट भी बिक जाता है। तो मुझे लगता है ये सब तरफ शक पैदा करना, क्योंकि उस शक के अंदर जिस तरह का झूठ, जिस तरह का वो उस पूरे चुनाव में संविधान को बदलने के लिए बोला गया, जिस तरह वो लाल किताब आई, तो उनको लगता है ये एक सफलता की तरफ जाता हुआ रिश्ता है। अगर गए तो जीत गए तो हमारा हक है, अगर हार गए तो कोई बात नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये एक बड़ी पॉलिसी है। तो मुझे लगता है कि एक उसी की तरफ जाता हुआ वो जी। वीरेंद्र जी, आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ये पिछले 11 साल से कांग्रेस अभी तक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी से कैसे लड़ना है, संघर्ष करना है, इसका कोई पॉलिटिकल इडियम, कोई पॉलिटिकल मुहावरा, कोई नैरेटिव विकसित नहीं कर पाई है। और केवल एक नीति है कि शूट एंड स्कूट, रोज एक नया झूठ बोलो, भाग जाओ, और जब चुनाव आए एक नया विवाद खड़ा कर दो। सरकार की कोई उपलब्धि हो उसको विवाद में फंसा दो,
हमें सबूत लाओ कौन क्या हुआ था बालाकोट में। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया तो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमें बताइए कितने रफाल गिराए गए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाओ। जब लोकसभा चुनाव था पिछले वर्ष जून में, तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब पूरी लोकतांत्रिक और चुनाव प्रक्रिया को ही शक के घेरे में ला दो, ताकि अगर हम हार जाएं, हम चुनाव ना जीत पाए बिहार का, तो हम पूरा ठीकरा फोड़ देंगे चुनाव आयोग के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि देखो हमने पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है। अब एकाएक जो है उनको महाराष्ट्र का चुनाव याद आ गया। तो और अब जो है इस सरकार में, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार में, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का और विशेष करके चुनाव आयोग का जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन हुआ है, अब कोई गड़बड़ी करना टेक्नोलॉजी के युग में संभव ही नहीं रह गया है। और भारत सरकार का डिजिटाइजेशन कितना आगे पहुंच गया है, इसका सबसे बड़ा परिणाम आपको मिलेगा जब 2027 में जनगणना, जिसके साथ जाति की जनगणना भी होगी, जब उसके परिणाम सामने आएंगे कि वो जनगणना के आंकड़े कितने अचूक होंगे, कितने प्रिसाइज होंगे, और उनको साइंटिफिकली हर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पे बैठ के ऐप के जरिए कंफर्म कर सकेगा। तो ये जो है, ये एक फर्जी विमर्श जो है इतने खड़े किए हैं कांग्रेस ने, वो चाहे नागरिकता कानून हो, चाहे वो आपका वक्फ बिल हो, चाहे वो चाहे वो 3 कृषि कानून हो, हर मामले में लगातार झूठ बोलो और उसके बाद कोर्ट में जाके माफी मांग लो। तो इसमें कोई नई बात नहीं हो रही, कांग्रेस इसी में और आगे जाएगी। अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। अगर विदेश सचिव अभी हद नहीं हुई है, अभी हद होने में 4 साल बाकी है। निकलूंगा। नमस्कार सर। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट अभी जुड़े रहेंगे और धीरेन जी का समय हो रहा है अपने चैनल पर जाने का। जी वीरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करिए। और मैं ये कह रहा हूं कि जब विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की वार्ता के बारे में ब्रीफिंग देते हैं, तो अब तो विदेश सचिव पर भी भरोसा नहीं इनको। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें बताना चाहिए। सरकार की उपलब्धि का, सरकार के परफॉर्मेंस का, सरकार ने डिलीवर किया, सरकार ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, चाइना का, टर्की का, अमेरिका का हथियारों का बाजार को बहुत कड़ी चोट पहुंचाई है। चाइना का तो और टर्की का तो जो एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन का जो उद्योग था वो तो बैठ ही गया। अब ये सारी बातें जनता में जाएगी तो नरेंद्र मोदी की वाह वाह हो, इससे पहले ही जो है सड़े हुए मांस के टुकड़े सड़क पे फेंकना शुरू कर दो ताकि लोग बदबू से भाग जाएं। और ये मत कहिए कि हद हो गई। अरे अभी तो पूरा 26 बाकी है, 27 बाकी है, 28 बाकी है, 29 में चुनाव है। हद तो आपको एक सुनाई पड़ेगी। आपको याद नहीं है पिछले वर्ष जून में चुनाव हुआ, जुलाई में पहला सत्र हुआ और कांग्रेसियों ने कितना तमाशा किया, कितनी गुंडई की लोकसभा के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना उस डिबेट का उत्तर नहीं देने दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना धैर्य बनाए रखा और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। तो ये अभी हद नहीं हुई है, ये अभी और नंगे होंगे, ये अभी सड़क पे कपड़ा फाड़ के नाचेंगे। आप देखते रहिए। दर्शकों से और आपसे एक खबर जरा साझा करता हूं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। ये खबर छपी है साहब आज। ये राहुल गांधी 2 युवाओं के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन युवाओं के नाम बताए गए हैं शिवम और एक दूसरे का नाम है सैफ, यानी एक हिंदू एक मुसलमान। और इसकी हेडलाइन क्या है? राहुल ने मेक इन इंडिया को असेंबल्ड इन इंडिया कहा। बोले मैन्युफैक्चरिंग 10 साल में सबसे नीचे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, मोदी सिर्फ नारे उछाल रहे हैं। और इन दो जो इनको बताया जा रहा है कि स्किल्ड युवा हैं, यानी ये अपने अपने क्षेत्र के प्रशिक्षित युवा हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और बैठ करके ये रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं,
मिल रहे हैं, उनसे टाइम बिता रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे जारी करवा रहे हैं। इससे पहले भी ये काफी ड्रामेबाजी कर चुके, कभी कुलियों से मिलकर के, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलकर के, कभी राजमिस्त्री से मिलकर कभी के, कभी ट्रैक्टर धान रिपेयर, के खेत में, वो कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ करके। तो समय समय पर ये जब भी विदेश से आते हैं तो इस तरह के ड्रामे करने में माहिर हैं। एक बार फिर एक मिथ्या धारणा पैदा करने की कोशिश मीडिया के जरिए कि साहब ये तो असेंबल्ड जो है मेक इन इंडिया चल रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा है। ओंकार जी, आपसे हम 31 मार्च 2026 को पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की सफाई के बाद भारत में पूरे इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई पहलगाम के बाद, और कितने लोग मरे, और हर साल हमारे देश में कितने जो हमारे सिपाही अधिकारी सीआरपी के, बीएसएफ के वीर गति को प्राप्त होते थे, समान नागरिकों की हत्या होती थी, वो आंकड़ा क्या रहा, एक तो वो सामने आएगा। और दूसरे, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर रोजगार 100% है? आज तेजस्वी यादव जो 8वां पास है, उसने एक अंग्रेजी अखबार में पेज भर के अंग्रेजी में लेख लिखा है। जो आदमी हिंदी का लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सकता, वो अंग्रेजी में लेख लिख रहा है, और उसने भी नया विवाद खड़ा किया है। आज वो कह रहा है कि बीजेपी बैकवर्ड के वो जो पिछड़े वर्गों के हित में बातें तो बहुत करती है, लेकिन जब ठोस मामले पे समर्थन करना होता है तो वो पीछे हट जाती है, और पिछड़े वर्गों को 85% आरक्षण देना चाहिए, और 85% आरक्षण देने के नियम को संविधान के 9th शेड्यूल में डाल देना चाहिए, ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। अब ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर 85% आरक्षण हो जाएगा तो क्या सरकारी नौकरियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी? भारत के किसी भी राज्य में कुल सरकारी नौकरियों की संख्या उस राज्य की आबादी का 1.5 से 1.25% के बीच में है। यदि यूपी की पुलिस में अगर कुल संख्या अगर 3 लाख है, तो क्या आरक्षण की संख्या की अगर का कोटा अगर बढ़ जाएगा 85%, तो क्या यूपी पुलिस में जो कुल स्वीकृत पद हैं उनकी संख्या क्या 8 लाख हो जाएगी? रहेगी तो 3 लाख ना, संख्या तो नहीं बढ़ जाएगी। तो इनको केवल ये लग रहा है कि पिछड़े वर्गों को, या जो उनका वोट बैंक, जिसको वोट बैंक होने का दावा करते हैं, उसको केवल जो है आरक्षण की अफीम की घुट्टी पिलाते रहो, वो इनको वोट दे के सत्ता में बिठाता रहे, काम कुछ ना करो। मोदी जी के कार्यकाल में अब तक 45 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से के आधार से लोगों के खाते में जा चुका है। 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का 1 अप्रैल 2020 से लेके अब तक जो है निःशुल्क गेहूं चावल बंट चुका है, और बाकी कितने 12 करोड़ लोगों को जो गैस सिलेंडर मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत का जो हेल्थ इंश्योरेंस बीमा का लाभ मिल रहा है। साल में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमे का क्लेम पे कर रही है। लोगों को आवास मिले, लोगों को बिजली मिली, और दर्जनों योजनाओं में जो लाभ मिला। तो अब पिछली बार समाज के लोगों ने पहली बार देखा कि भाई यहाँ तो जाति मजहब का, अगड़े पिछड़े का कोई भेद नहीं है, जिसका भी नाम सूची में है, जो भी व्यक्ति पात्र है, उसको लाभ मिल रहा है। अब लोग कहेंगे साहब इतने आदमी छूट गए, तो मैंने दावा नहीं किया कि सिस्टम हमारा 100% फुल प्रूफ है। कि कैसे हुआ अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का 300 करोड़ रुपए का जहाज गिर गया? कौन सी दुनिया, क्या बोइंग दुनिया की सबसे रेप्यूटेड कंपनी है? उसके हजारों जहाज, जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसी मॉडल के, उसी ब्रांड के, उसी मेक के, उसी स्पेसिफिकेशन के हजारों एयरक्राफ्ट दुनिया में उड़ रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हुई ना। तो इसलिए ये कहना कि कोई सिस्टम फुल प्रूफ है, सबको ठीक हो गया, लेकिन अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए, तो क्या ये बात सच नहीं है? 31 मार्च 2017 तक यूपी में जो बिजली सप्लाई थी,
वो 17,000 मेगावाट थी, आज वो 32,000 मेगावाट पहुंच रही है। तो 15,000 मेगावाट जो बिजली बढ़ी है, क्या इसकी आइसक्रीम बन रही है क्या? या लोग इससे पानी गर्म कर रहे हैं? और उसके बावजूद यूपी में जो एक्चुअल डिमांड है वो आज कम से कम 45,000 मेगावाट है। और इस समय तो जो है गर्मी और उमस अपने पीक पे है। तो बड़े शहरों के अलावा जो है गांव में, कस्बों में बिजली कटौती हो रही है। अगर पानी बरस जाएगा तो स्थिति और ठीक होगी। तो इसलिए ये कहना कि सब कुछ जो है मोदी जी के राज में, मोदी और योगी जी के राज में सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद की आने वाली सरकारों के लिए कोई बचेगा नहीं, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, काम जारी है। और ये कहना, अगर हमारा 1 महीने का जो जीएसटी है अगर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब भारत में उत्पादित वस्तुओं का खपत हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तभी तो टैक्स आ रहा है। उत्पादन भी हो रहा है, खपत भी हो रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी नहीं जो है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही है। ये तो विरोधाभासी बातें हैं ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना अपने आप में। हमारी इकोनॉमी का जो साइज जो है 2014 में जो 2 ट्रिलियन था वो आज दोगुने से अधिक हो गया, $4.15 ट्रिलियन हो गया। और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की रोजगार नहीं बढ़े, आप फैक्ट्री नहीं बढ़े। 2014 में जो हमारा स्थान दुनिया में 11वें स्थान पर था वो अब चौथे नंबर पे आ गया। और लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, इकोनॉमी डबल हो गई। तो ये जो है थोड़ा बहुत पढ़ लिख के थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो लीडर अपोजिशन है, 4th 5वीं बार के एमपी हैं, राजीव गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। तो कम से कम अपनी पारिवारिक लीनियज का ख्याल रखना चाहिए, कोई जिम्मेदारी। 5वीं बार एमपी है, 5वीं बार विधायक है, 5वीं बार एमपी हैं, बताइए। हाँ। तो कुछ भी कह देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए और जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और दर्शकों से निवेदन रहेगा, आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और भट्ट साहब आपका भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।